जौनपुर गांव में बिरजू नाम का एक बेहद ही चतुर और चालाक छोले भटूरे विक्रेता रहा करता था। एक दिन उसने अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए अपनी दुकान के सामने एक प्रचार लिखवाया, 5 रुपए की 2 प्लेट। उतने में वहाँ से 2 गांव वाले कमल सिंह और किशन कुमार जा रहे थे। कमल सिंह ने प्रचार देखकर अपने दोस्त किशन कुमार से कहा, अरे किशन कुमार, ये तो देखो, 5 रुपए में 2 प्लेट छोले भटूरे। अरे वाह! हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? 5 रुपए में 2 छोले भटूरे? ऐसा तो मैंने पहले बार देखा है भाई। चलो चलो जाकर देखते हैं। इतने सस्ते में छोले भटूरे तो और कहीं नहीं मिल सकते। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा मौका हमें हाथ से नहीं जाना देना चाहिए। चलो आज ही खा लेते हैं। फिर कमल सिंह ने बिरजू से कहा, हाँ हाँ कमल सिंह जी, बिल्कुल 5 रुपए में 2 प्लेट। ये कोई मजाक थोड़ी ना है। आइए आइए, 5 रुपए में 2 प्लेट, 5 रुपए में 2 प्लेट। अरे भाई बिरजू, हमें भी 2-2 प्लेट दे ही देना। हाँ 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 हाँ। फिर बिरजू ने कमल सिंह और किशन लाल को 2-2 प्लेट थमा दी। उतने में वहाँ पर एक गरीब आदमी चल कर आया। उसने बिरजू से विनती करते हुए कहा, अरे भाई साहब, क्या मुझे कुछ खाने के लिए मिल सकता है? 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ नहीं खाया। एक तो काम नहीं मिल रहा और ऊपर से ये खतरनाक मंदी। पता नहीं क्या होगा भाई साहब। क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो? चलो निकलो यहाँ से। यह क्या तुम्हें भंडारा नजर आ रहा है? अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो मैं जरूर तुम्हें खिला सकता हूँ, लेकिन अगर पैसे नहीं है तो उल्टे पैर निकल लो। नहीं भाई साहब, मेरे पास पैसे तो नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो? मैं कोई दानवीर करण नहीं हूँ। मैंने कहा ना, निकलो यहाँ से। वो गरीब आदमी वहाँ से बड़े दुख से आगे चला गया। इतने में बिरजू की दुकान के सामने बहुत ही भीड़ जमा हुई और सभी लोग काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि आज तक उन्होंने 5 रुपए में 2 प्लेट छोले भटूरे कहीं नहीं देखे थे। इतने सारे लोगों का जमा देख बिरजू बहुत ही खुश हो गया। उसने सभी को 2-2 प्लेट छोले भटूरे थमा दिए। सभी लोगों ने छोले भटूरे बड़े चाव से और आनंद से खाए। फिर बिरजू ने सबसे कहा, चलिए अब निकालिए 30 रुपए। 30 रुपए सुनकर सभी लोग चौंक गए और कमल सिंह ने बिरजू से कहा, 30 रुपए कहाँ से हो गए भाई? तुमने तो यहाँ लिखा है 5 रुपए में 2 प्लेट। हाँ तो मैंने क्या लिखा है? 5 रुपए में 2 प्लेट, 5 रुपए में 2 प्लेट छोले भटूरे, ऐसे थोड़ी ना लिखा है। अरे भाई, मंदी में पैसा कमाने के लिए मैं भी तो कुछ तिकड़म आजमा सकता हूँ ना। चलिए निकालिए 30 रुपए। यहाँ कोई भंडारा नहीं चल रहा जो मैं 5 रुपए में 2-2 प्लेट छोले भटूरे बेचूं। अरे ये तो साफ साफ ठगी है। ओ, जबान संभाल के बात करो। मैं कोई ठग नहीं हूँ, व्यापारी हूँ, विक्रेता हूँ, और अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आपने विज्ञापन ठीक से नहीं पढ़ा था तो ये आपकी गलती हुई ना। चलिए निकालिए 30 रुपए। फिर सभी लोगों ने ना चाहते हुए भी 30 रुपए निकालकर बिरजू को दे दिए। उस दिन बिरजू की बहुत सारी कमाई हुई, क्योंकि उसने चालाकी और ठगी का इस्तेमाल करके छोले भटूरे बेचे थे। उसी गांव में राजू नाम का एक मेहनती और मशहूर मजदूर रहा करता था। वह, उसकी पत्नी, बेटा राहुल और उसकी बूढ़ी माँ, ऐसे 4 लोगों का ये बहुत ही खुशहाल परिवार हुआ करता था। एक दिन सुबह राजू अपनी बीवी से कहने लगा, अरे स्मिता, सुनती हो? जरा यहाँ तो आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अजी क्या हुआ? मैं थोड़ी काम में मगन थी, बताइए ना, बताइए क्या हुआ? तुम्हें पता है ना, कुछ महीने पहले हम शहर गए थे और वहां के एक सुनार की दुकान में तुम्हें एक बहुत ही जबरदस्त और चमकीला हार पसंद आया था। हाँ जी, वो मैं कैसे भूल सकती हूँ। उस हार की चमक तो आज भी मेरी नजर के सामने आती जाती रहती है। स्मिता, मैं उसी हार की बात कर रहा हूँ और मैं तुम्हें वो हार सच में दिलाने के बारे में सोच रहा हूँ। राजू की ये बात सुनकर स्मिता आश्चर्य और खुशी से चौंक उठी और राजू से कहने लगी, क्या? ये आप क्या कह रहे हो? आप वो 2 लाख का हार मुझे दिलाने के बारे में सोच रहे हो? ना बाबा ना, वो तो बहुत ही महंगा हार है और इतने सारे पैसे हम जैसे गरीब लोग लाएंगे कहाँ से?
देखो स्मिता, मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर जिंदगी में और कुछ भी नहीं है। एक बात तो तय है, मैं वो हार तुम्हारे लिए खरीद कर ही रहूंगा। नहीं जी नहीं, मेरे लिए उस हार से भी ज्यादा कीमती मेरा पूरा परिवार है। माना कि तभी वो हार मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन उस हार के बिना हमारा कुछ नहीं अड़ रहा। मुझे वो हार नहीं चाहिए। उस हार के अलावा भी हमारे परिवार के बहुत सारे जरूरी खर्चे हैं। जरूरी खर्च तो पूरे होकर रहेंगे। और स्मिता, मैंने तुम्हें एक और बात बताई नहीं है। कल से मैं एक नई जगह मजदूरी करने जा रहा हूँ, जहाँ मुझे पहले से भी दुगनी तिगुनी मजदूरी मिलने वाली है। क्या? दोगुनी तिगुनी मजदूरी? क्या आप सच बोल रहे हो? जी हाँ स्मिता, मैं बिल्कुल सच बात बोल रहा हूँ। कल से मैं एक बहुत ही रईस सेठ के यहाँ पर मजदूरी करने के लिए जा रहा हूँ। कल ही मेरी उनसे मुलाकात हुई और मेरा काम देखकर वो बहुत ही खुश हो गए थे। इसीलिए उन्होंने उनके यहाँ काम करने के लिए मुझे कहा है। अरे वाह वाह, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपको एक ऐसा काम मिला है जिसमें हम और हमारा पूरा परिवार ज्यादा आमदनी कमा पाएगा। अजी सुनिए ना, कल राहुल कह रहा था कि उसे पाठशाला के लिए कुछ नई पुस्तकें चाहिए, तो क्या आप उसे दिलवाएंगे? दिलवाएंगे मतलब? अरे स्मिता, ये तो पढ़ाई की बात है, इसमें तो खर्च करना ही चाहिए ना। मैं परसों ही जाकर उसके लिए नई पुस्तकें खरीद लाऊंगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो स्मिता, अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। हाँ। उस दिन स्मिता और राजू दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। अगले ही दिन राजू अपना सामान लेकर नए सेठ के वहाँ नौकरी करने चला गया। नए सेठ के यहाँ काम करने के लिए पहुँचने पर राजू ने अपने सेठ से मिलकर अभिवादन करते हुए कहा, सेठ जी नमस्ते, मैं राजू। कल आपने मुझे कहा था ना कि आपके यहाँ मजदूरी करने के लिए आना है। लीजिए सेठ जी, मैं आ गया। अरे हाँ हाँ राजू, तुम तो वही हो ना जो कल भूरा सेठ के यहाँ मजदूरी करते हुए मिले थे मुझे। हाँ हाँ हाँ, वैसे राजू तुम बहुत ही बढ़िया काम करते हो। मैंने तुम्हें मजदूरी करते हुए देखा था। तुम अपने काम में बिल्कुल मग्न होकर बढ़िया तरीके से करते हो। हाँ हाँ हाँ, आज से तुम मेरे लिए मजदूरी करोगे। और हाँ, एक दिन में मैं तुम्हें 750 रुपये दूंगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मुझे पता है कि तुम अपना काम बिल्कुल सही ढंग से और बढ़िया तरीके से ही करोगे। चलो अब काम पर लग जाओ। हाँ जी 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 बिल्कुल सेठ जी, मैं अभी काम पर लग जाता हूँ। इधर बिरजू ने फिर से अपनी ठगी का नमूना पेश करके सबको ठग लिया था। 5 रुपए में 2 प्लेट छोले भटूरे की लालच में काफी लोगों ने बिरजू से 2 प्लेट छोले भटूरे की मांग की और फिर उसी तरह बिरजू ने सब ग्राहकों को ठग लिया। उधर काम करते करते राजू का पैर फिसल गया और वह पहली मंजिल से नीचे गिर गया और उसके दोनों पैरों की हड्डियां टूट गई। राजू को अस्पताल ले जाया गया। वहाँ वैद्य जी ने उनसे कहा कि अब राजू कम से कम 3 महीनों तक कोई मजदूरी या कोई काम नहीं कर सकता। ये सुनकर राजू की पत्नी स्मिता और उसकी माँ बहुत रोने लगी। स्मिता ने राजू से कहा, अजी ये कैसा संकट आ गया हम पर। हमने क्या क्या सपने देखे थे और क्या क्या सोचा था, पर अब सब कुछ मिट्टी में मिल गया है। सब कुछ मिट्टी में मिल गया। ऐसा कहकर स्मिता फूट फूट कर रोने लगी। उसके साथ राजू की माँ भी रोने लगी। तभी राजू ने दोनों से कहा, माँ, स्मिता, तुम दोनों रोना मत। जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब हमें इस परिस्थिति से भी ऊपर उठकर नई आशा और नई उम्मीद के साथ जिंदगी जीनी चाहिए। तभी राजू, उसकी माँ और उसकी बीवी तीनों घर आ गए। घर आते ही स्मिता अचानक से दुखी होकर जमीन पर बैठ गई और कुछ सोचने लगी। तभी राजू की माँ ने स्मिता को दुखी बैठा देखकर उससे कहा, अरे बहू क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो? माँ जी, मैं सोच रही हूँ कि अब हमारा क्या होगा। अब मुझे एक एक दिन एक एक बड़ी चुनौती जैसा लग रहा है माँ जी। एक तो पहले से हमारा पूरे परिवार की हालत खस्ता है। कमाने वाला तो बस एक यही थे और अब वो भी कुछ काम नहीं कर पाएंगे। पता नहीं अब आगे हमारा क्या होगा। स्मिता ये बातें कर ही रही थी कि तभी राहुल पाठशाला से वापस आ गया और अपने पिता की गंभीर हालत देखकर उनके पास आकर उनसे पूछने लगा,
पापा, ये आपको क्या हो गया? आपके दोनों पैरों को क्या हो गया पापा? पापा कुछ बताइए ना। माँ, ये सब क्या है? ये सब कैसे हुआ? मुझे आप लोगों ने कुछ बताया क्यों नहीं? बेटा बेटा, आज मजदूरी करते हुए पापा पहली मंजिल से सीधे नीचे गिर गए, जिससे उनके दोनों पैरों की हड्डियां टूट गई है बेटा। ये आप क्या कह रहे हो माँ? बेटा, तुम ज्यादा दुखी मत होना। मुझे पता है कि हमारे पूरे परिवार पर एक बहुत बड़ा संकट आया है, लेकिन ये दिन भी बीत जाएंगे बेटा। बेटा स्मिता, रोना नहीं बेटा, हम कुछ भी करके इस संकट से बाहर जरूर आएंगे। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। इस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए मेरे दिमाग में बहुत ही बढ़िया विचार आया है, जिस पर मैं कल सुबह से ही अमल करूंगी। बहू, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम कल सुबह ऐसा क्या करने वाली हो जिससे हम इस परिस्थिति से संवर जाएंगे? बताओ ना बहू। कल सुबह से हम एक नया सवेरा देखेंगे माँ जी। पूरे परिवार में उम्मीद की एक नई किरण जग चुकी थी, क्योंकि अब परिवार की बहू ने परिवार को संवारने की सोची थी। अगले ही दिन स्मिता ने बिरजू की दुकान के ठीक सामने अपना छोले भटूरे का नया ठेला लगा दिया और उसके ऊपर विज्ञापन भी लिखा, 5 में 2 प्लेट। तभी वहाँ पर कुछ गांव वाले आए और वह स्मिता का ठेला देखकर फुसफुसाने लगे। अरे अभी ये बिरजू क्या कम था जो अब ये पूरे गांव के साथ ठगी करने आ गई। पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं। फिर गांव वालों में से एक रवि कुमार स्मिता के ठेले के पास आकर उससे कटाक्ष से पूछने लगा, क्यों भाई, तुम भी अभी 5 रुपए में सिर्फ 2 प्लेट दोगी कि 2 प्लेट छोले भटूरे भी दोगी? क्योंकि ये सामने वाला तो लोगों को उल्लू बनाने के लिए बैठा है। 2 प्लेट छोले भटूरे बोलकर वो प्लेट के ही पैसे गिनता है और छोले भटूरे के अलग से पैसे लेता है। तुम भी उसी की तरह 2 प्लेट ही दोगी क्या, या छोले भटूरे भी दोगी उसमें? नहीं नहीं साहब जी, मैं ठगी नहीं करती हूँ। मैं सच में 5 रुपए में 2 प्लेट छोले भटूरे दूंगी। स्मिता की ये बात सुनकर गांव वाले बेहद ही खुश हो गए। फिर पूरा गांव स्मिता के ठेले पर 5 रुपए के 2 प्लेट छोले भटूरे खाने के लिए जमा हो गया। स्मिता की उस दिन बहुत सारी कमाई हो गई। स्मिता की इतनी सारी कमाई देखकर बिरजू अपने मन में कहने लगा, अरे ये स्मिता तो 5 रुपए में 2 प्लेट छोले भटूरे बेच रही है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है इसके आखिरी दिन आ चुके हैं। मुझे नहीं लगता ये ज्यादा देर तक छोले भटूरे बेच भी पाएगी। कल तो ये यहाँ पर दिखेगी भी नहीं। मुझे पक्का यकीन है शाम तक तो ये पूरी तरह और बुरी तरह लूटे जाने वाली है। खैर मुझे क्या, मेरी तो आज भर भर के कमाई हुई है। ऐसा कहकर बिरजू अपने पूरे पैसों को हाथ में लेकर बेहद खुश होकर हंसने लगा। कुछ देर में स्मिता ने देखा कि उसके छोले भटूरे धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। तभी वह मन ही मन कहने लगी, अरे मेरी छोले तो खत्म हो रहे हैं। स्मिता ये सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पर एक गरीब आदमी आ गया, जिसे बिरजू ने भगा दिया था। वो गरीब आदमी बड़ी बेबसी से स्मिता से आकर कहने लगा, बेटी, क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दोगी? दरअसल मेरे हाथ को कोई काम नहीं मिल रहा है और मैं 3 दिन से भूखा हूँ। क्या तुम मुझ पर रहम खाकर कुछ खाने के लिए दोगी? तभी स्मिता को उस गरीब आदमी पर दया आई और उसने उसे बहुत सारे छोले भटूरे खिलाए। छोले भटूरे खाकर वो गरीब आदमी बहुत खुश हो गया और स्मिता से कहने लगा, बेटी, तुम्हारी दिन दुगनी और 4 चौगुनी तरक्की हो। आज तुमने सिर्फ एक गरीब पर तरस खाया है। देखना, भगवान तुम्हें इसका बहुत बढ़िया फल देंगे। चलो बेटी, मैं अब जाता हूँ। फिर स्मिता अपने काम में मगन हो गई। कुछ देर बाद सविता ने अपने छोले भटूरे के पतीले में झांक कर देखा। तब उसे पता चला कि उसके छोले भटूरे खत्म ही नहीं हो रहे थे। पतीला आधा जरूर हुआ था, लेकिन लोगों को खिलाते खिलाते छोले भटूरे बढ़ते ही जा रहे थे। तभी उसे पता चला कि उसके साथ कुछ अद्भुत घटना घट रही थी। शाम को वो अपना ठेला बढ़ाकर घर चली गई। घर जाकर उसने बहुत सारे पैसे अपने सासू माँ
और पति राजू के सामने रख दिए। इतने सारे पैसे देखकर राजू खुशी से स्मिता से पूछने लगा। अरे स्मिता, पहले ही दिन तुमने इतनी सारी कमाई की। वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम इतने सारे पैसे कमा कर ला सकती हो। हाँ बहू, सच में आज मुझे पता चला कि तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी से भी बढ़कर है। तुमने आज हमारे पूरे परिवार को संवारने के लिए एक बहुत ही बढ़िया कदम उठाया है। जीती रहो मेरा बेटा, जीती रहो। उस दिन पूरा परिवार बहुत ही खुश नजर आ रहा था, लेकिन उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि अगले ही दिन उन सब की खुशी को किसी की नजर लगने वाली थी। अगले दिन स्मिता एक बार अपना ठेला लेकर छोले भटूरे बेचने निकल पड़ी। स्मिता को देखकर बिरजू के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो आग बबूला होकर अपने मन में कहने लगा। अरे ये फिर वापस आ गई। लगता है ये बहुत ही जिद्दी औरत है। इसको यहाँ से भगाने के लिए कोई ना कोई तिकड़म लगाना ही पड़ेगा। हाँ, पता चला इसको सबक सिखाने का एक नया तरीका। बिरजू डरावनी हंसी से हंसने लग गया। बिरजू के दिमाग में एक बड़ा ही खतरनाक और शैतानी विचार आ चुका था। थोड़ी देर में स्मिता के ठेले पर एक थका हारा अनजान व्यक्ति आ पहुंचा और वह स्मिता से पूछने लगा। अरे बहन जी, सरपंच जी का घर कहाँ है? भाई साहब, आपने आगे वो एक ऐसा बड़ा बगीचा देखा है, उससे आगे जाकर बाई और सामने आपको सरपंच का एक आलीशान घर दिखेगा। वही सरपंच जी का घर है। बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वो अनजान व्यक्ति सरपंच जी का घर ढूंढते ढूंढते आगे निकल गया। इधर सुनीता ने छोले भटूरे बेचकर बहुत सारे पैसे कमाए। बिरजू स्मिता की तरक्की देखकर पूरी तरह जल रहा था, क्योंकि उसकी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आ रहा था। थोड़ी देर में वो अनजान आदमी वापस आकर स्मिता से पूछने लगा। बहन जी, मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे सरपंच जी का घर मिल ही नहीं रहा है। क्या आप मुझे सरपंच जी के घर तक ले जा सकती हैं? अच्छा, ठीक है भाई साहब, चलिए मैं आपके साथ आती हूँ और सरपंच जी का घर दिखा देती हूँ। फिर स्मिता अपना ठेला छोड़कर उस अनजान व्यक्ति को सरपंच का घर दिखाने चली गई। जैसे ही स्मिता ने उसका ठेला छोड़ा, पीछे से बिरजू आया और उसके छोले के पतीले में कुछ डालकर उसे मिलाकर वहाँ से रफू चक्कर हो गया। उसके बाद सुनीता अपने ठेले पर वापस आ गई। इस बार उसके ठेले पर कमल सिंह और किशन कुमार फिर एक बार छोले भटूरे खाने आ गए। स्मिता से कहने लगे। अरे बहन जी, आज भी हमें 5 रुपए में 2 प्लेट छोले भटूरे मिल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल भाई साहब, क्यों नहीं मिलेंगे। अरे वाह वाह, जल्दी दे दीजिए, हमें तो बहुत भूख लगी है। स्मिता ने किशन कुमार और कमल सिंह को 2-2 प्लेट छोले भटूरे थमा दिए। छोले भटूरे खाते ही किशन कुमार और कमल सिंह दोनों को चक्कर आ गए और वो जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़े। बिरजू दौड़ते दौड़ते वहाँ पर आ गया और लोगों को इकट्ठा करके चिल्लाने लगा। अरे गांव वालों, देखो देखो इस गिरी हुई औरत को। इसने बेचारे किशन कुमार और कमल सिंह को सड़े हुए छोले भटूरे खिलाए हैं, जिसकी वजह से देखिए इन दोनों की क्या हालत हो चुकी है। फिर लोगों ने वैद्य जी को बुलाकर किशन कुमार और कमल सिंह की जांच करवाई। तभी वैद्य जी ने कहा, लगता है इन दोनों ने सड़े हुए छोले भटूरे खाए हैं, जिसकी वजह से इन दोनों की तबीयत बिगड़ गई है। वैद्य जी की ये बात सुनकर गांव वाले स्मिता पर भड़क गए और उसे कहने लगे। लगता है जरूर स्मिता ने छोले भटूरे में कुछ गड़बड़ की है। ये लोगों को सस्ते में छोले भटूरे खिलाकर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करती है। इसे अभी के अभी महाराज के पास लेकर जाना चाहिए, ताकि और कोई इस तरह की हरकत करने से पहले 10 बार सोचे। गांव वालों की ये सब चिल्लम चिल्ली सुनकर स्मिता गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी। अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। मेरे छोले भटूरे तो बिल्कुल ताजा होते हैं। मैं पूरी ईमानदारी से अपना काम करती हूँ। मुझे लगता है किसी ने मेरे खिलाफ साजिश की है। बिरजू गांव के लोगों को कहने लगा। गांव वालों, इसकी बातों में मत आना। ये औरत पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकती है। मैं तो कहता हूँ इसको अभी के अभी महाराज के महल ले चलते हैं और इसका सजा दिलवानी चाहिए हमें। क्या कहते हो भाइयों? हो चलो
इसको अभी महाराज के पास ले चलते हैं। हाँ, ले जाते हैं, चलो ले चलते हैं इसे। तो देर किस बात की भाइयों, ले चलो इसे। फिर बिरजू और कुछ गांव वाले राजा के महल पहुंच गए। राजा के महल पहुंचते ही द्वारपाल ने बिरजू और सभी गांव वालों से कहा, अरे अरे अरे, आप सभी लोग अंदर कहाँ जा रहे हैं? आप लोगों में सिर्फ 4 लोग ही अंदर जा सकते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, तो रतन जी और बबलू तुम दोनों मेरे साथ अंदर चलो। आपने भी स्मिता के ठेले पर छोले भटूरे खाए थे ना, तो तुम ही महाराज के सामने इस पूरी बात को पेश करोगे। फिर बिरजू, स्मिता, बबलू और रतन चारों राजा के महल चले गए। महाराज ने बात की पेशकश करने का हुक्म दिया। महाराज, ये वही स्मिता है जिसने लोगों को सस्ते में सड़े हुए छोले भटूरे खिलाकर उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया है। अच्छा, क्या इस बात का तुम्हारे पास कोई गवाह है? जी है ना, देखिए ये है रतन जी और वो है बबलू। इन दोनों ने इस पूरे दृश्य को देखा है। आप इनसे पूछकर पूरी बात जान सकते हैं। अच्छा, तो बताइए, क्या ये सब सच है? जी नहीं महाराज, दरअसल मैंने इस पूरी घटना को अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है। इस बिरजू ने स्मिता के ऊपर जलन रखी थी और जलन के मारे इसने स्मिता के छोले के पतीले में कुछ मिला दिया था, जिसकी वजह से गांव में 2 लोगों की तबीयत खराब हो गई। रतन जी की ये गवाही सुनकर बिरजू के पैरों तले की जमीन खिसक गई और वो बौखला के चिल्लाने लगा। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? आवाज नीची करके बात कर। मुझे पूरी बात का अंदाजा पहले से ही था, लेकिन अब रतन जी की गवाही से यह साबित हो गया है कि तुमने ही जलन के मारे स्मिता के छोले के पतीले में कुछ मिला दिया था, जिसकी वजह से गांव वालों की तबीयत बिगड़ी है। तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा होगी। फिर महाराज अपने सेवक बुलाकर बिरजू को अंदर डलवा दिया। स्मिता ने राहत की सांस ले ली और उसका पूरा परिवार एक बड़े संकट से बच गया। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही मजेदार और प्यारी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।